नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। हमने अभी जो है सबसे पहले पार्ट 1 को कंप्लीट किया, फिर हमने पार्ट 2 सिटीजनशिप देखा, पार्ट 3 जो कि क्या है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 जो कि मैंने अभी पढ़ा के आपको खत्म किया है डीपीएसपी। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए, असल में जो है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं एग्जिस्ट करती थी। असल में नहीं थी, लेकिन जैसे देखो यार, अगर हमें कोई हक मिलते हैं तो हमारे कुछ यहाँ पर फर्ज भी तो बनते हैं ना। जैसे हमारा हक, आपका हक क्या है एज अ स्टूडेंट, आपका हक है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको पापा वीडियोस फ्री में प्रोवाइड करें। वो ज्ञान सर का कमिटमेंट है तो वो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन आपका फर्ज भी तो है ना कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी जो पढ़ाया जा रहा है उसका बेनिफिट मिले। वीडियो पे लाइक करें और कमेंट करें। सेम उसी तरीके से जो है राइट्स और ड्यूटीज हर सिटीजन्स के लिए होती है। अगर सरकार आपको राइट्स दे रही है, सरकार आपको ये दे रही है कि भाई आपका अधिकार है कि आपको जो है हमारा देश के सिटीजन होने के नाते ये मिलेगा, तो हमारे देश के लिए कुछ फर्ज भी तो बनते हैं ना। अब ये मत कहिएगा कि आयुषी मैम यहाँ पर जो है कोई चैनल का प्रमोशन कर रही है। मैं एक एग्जाम्पल से समझा रही थी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, राइट्स एंड ड्यूटी सिटीजन्स की ये मतलब होता है। तो वही पहले तो उनको नहीं लगा कि हमें ये इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन बाद में जरूरत महसूस होने पर 1976 में इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको ऐड करवाया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। 42nd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और ये जो पूरा है हमने यहाँ पर यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक द्वारा इसको कॉपी किया है, कॉपी नहीं बोरो किया है, इंस्पायर किया है। ठीक है, सेम तो ऐड किया नहीं हमने, तो अपने हिसाब से ऐड करा। तो अब इसको कब ऐड किया गया? 42nd में। और पार्ट 4A आर्टिकल नंबर 51A में उस समय, अब देखो अभी टोटल हमारी जो ड्यूटीज है ना वो है 11, लेकिन उस समय 10 ऐड की गई, फिर एक ऐड की गई। 10 कब ऐड की गई? 10 ऐड की गई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। और एक कब ऐड की गई? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। ठीक है, ये एक याद करो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डीपीएसपी में समझाई थी कि बच्चों को यहाँ पर अधिकार मिलता है, लेकिन यहाँ पर 86th अमेंडमेंट एक्ट जेएस वर्मा कमेटी के कहने पर ये ऐड किया गया कि हर एक पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे। तो आपसे एग्जाम में ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन आते हैं, तो मेरे साथ यहाँ पे देखेंगे कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी है। मैं समझा रही हूँ, एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जुड़े रहना है और हमेशा हमारे नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनकी क्या करनी है? रक्षा करनी है, हमेशा इनकी रिस्पेक्ट करनी। जो भी नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में हमें यहाँ पर आइडियाज बने हैं उनको फॉलो करना है, उनको चेरिश करना है, उनको हमेशा आगे बढ़ाते हुए चलना है। इंडिया की इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, यूनिटी से अगेंस्ट कभी नहीं जाना। सब इस बात को समझते हैं, इंडिया के अगेंस्ट कभी नहीं जाना। ऐसा कभी कोई काम नहीं करना जो इंडिया के खिलाफ चला जाए। हमेशा कंट्री को डिफेंड करना है और जब भी हमें देश में जरूरत पड़े अपनी सर्विसेज देनी है। फर्क नहीं पड़ता कि आप आर्मी नेवी में हैं या नहीं, अगर देश को हमारी जरूरत है तो हमेशा हमें तैयार रहना। हमें हार्मनी, ब्रदरहुड, भाईचारा प्रमोट करना है। और याद रखिएगा वुमेन का नाम यहाँ पे लिखा गया है। कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज होता है कि शायद वुमेन का नाम यहाँ नहीं रखा गया है। ऐसा नहीं है, यहाँ पर वुमेन का स्पेशल मेंशन किया गया है। देखो भाई, मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनो कि जो हमारा डीपीएसपी है वहां पे भी विमेन का नाम दिया गया है। आर्टिकल 43 में लिखा है कि क्या मिलना चाहिए फीमेल को? मेटर्निटी रिलीफ मिलना चाहिए। ऐसे ही आपको याद है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड विमेन, वहां भी डीपीएसपी में लिखा है। ऐसे ही फंडामेंटल राइट के आर्टिकल नंबर 21 में भी लिखा है कि विमेन के अगेंस्ट जितनी भी ये डिग्निटी डाउन करने वाली प्रैक्टिसेस हैं उसको, उसके लिए ध्यान देना है। और ऐसे ही फंडामेंटल ड्यूटी में भी लिखा है कि विमेन के अगेंस्ट अगर कोई भी डेरोगेटरी, डेरोगेटरी मतलब विमेन के स्टेटस को नीचा दिखाने के लिए
जैसे उनको पढ़ाई करने ना देना आगे, इस तरीके की जितनी भी प्रैक्टिसेस चल रही हैं उनको हमें बढ़ावा नहीं देना है, रिनाउंस करना है, गिव अप करना है। ऐसे ही हमारे इंडिया का जो कॉम्पोजिट कल्चर है, आप भी सब जानते हैं, इतने डाइवर्सिफाइड कल्चर में हम लोग इंडिया में रहते हैं, सब कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए भाई, ये वाली जो लाइन है ना, ये डीपीएसपी में भी लिखी हुई है और ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सी लाइन है जो डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में कॉमन आती है। तो वो कौन सी है कि हमारे फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सबको प्रिजर्व करके रखना है। साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म, इंक्वायरी का स्पिरिट, ये सब इंक्रीज करना है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब क्या है कि साइंटिफिकली अगर कुछ भी इंडिया में प्रोग्रेस हो रही है तो उसको अपने साथ बढ़ते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि साइंटिफिकली जो भी प्रोग्रेस हो रही है आप अपना ही अलग कुछ और निकाल रहे हैं। हमें साइंटिफिकली चीजों के साथ बढ़ते हुए चलना है, राइट। साथ ही साथ पब्लिक प्रॉपर्टी को हमेशा बचा के रखना है, वायलेंस का कभी सपोर्ट नहीं करना। अगर आप प्रोटेस्ट करना भी चाहते हैं तो वो प्रोटेस्ट किस फॉर्म में होना चाहिए, कभी भी गलत तरीके से प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। हमेशा एक्सीलेंस की तरफ बढ़ना है, अचीवमेंट। और लास्ट वाली ड्यूटी जो मैंने आपको बताई, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 JS वर्मा कमिटी के कहने पर ऐड की गई थी। तो अभी कितनी है, 11, और ये आपको मैंने स्टोरी समझाई है। और ये जितनी भी यहाँ पर ड्यूटीज हैं, कभी भी अगर कोई इनको वायलेट करता है तो ऐसा नहीं है कि ये सब सारी जो ड्यूटीज हैं उसके लिए आपको जेल डाल दिया जाएगा। नहीं, ये सारी ड्यूटीज क्या है, नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, जस्ट नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। तो मतलब आपको राइट्स मिलते हैं तो हमें ड्यूटीज परफॉर्म करने की भी हमारी जिम्मेदारी होती है। तो आप यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज एक तरीके से वार्निंग की तरह काम करती है कि अगर आपने कभी भी नेशनल फ्लैग को जलाया, देखो नेशनल फ्लैग को कभी भी कोई जलाता है, ये बात तो कोई इंडियन बर्दाश्त नहीं करेगा। पब्लिक प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करता है, तो ये सब चीजें एक आपके अंदर एक डिसिप्लिन और कमिटमेंट लेके आती है कि देश के लिए आपकी जो जिम्मेदारी है वो हर एक को समझनी है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर ही याद रखिएगा, वर्मा कमेटी भी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा जा सकता है, इन्होंने बताया था। और वैसे जो 10 ऐड किए गए थे वो सरदार स्वरण सिंह के कहने पर ऐड किए गए थे, मतलब सरदार स्वरण सिंह ने रिपोर्ट प्रिपेयर की थी। सरदार स्वरण सिंह ने तो वैसे 2 पॉइंट्स और भी बताए थे, जैसे कि वोट देना इलेक्शंस में और टैक्स को पे करना, ये ड्यूटी भी होनी चाहिए। सरदार स्वरण सिंह ने इन दोनों को भी ऐड करने की बात कही थी, पर ये ऐड नहीं हुई थी, ये चीज याद रखिएगा। ये दोनों वर्ड्स ऐड नहीं हुए थे, ठीक है। आपने देखा ना, कहीं पर भी नहीं लिखा वोटिंग और टैक्सिंग के बारे में, तो ये वर्ड्स ऐड नहीं हुए थे, इसको भी याद रखिएगा। अब हमारा जैसे ही अब ये आर्टिकल्स खत्म होते हैं, अब हमारा क्या शुरू होता है, यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है, पहले हमारे पूरा समझा दिया कि भाई किसकी क्या फर्ज है, डीपीएसपी क्या है, ड्यूटीज क्या है। अब पूरे यूनियन लेवल पे एग्जीक्यूटिव है। क्या मतलब है इसका, यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से लोग शामिल हैं हमारे भारत के, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल है। और ये पांचों के बारे में आर्टिकल 52 से 78 तक पार्ट 5 में लिखा हुआ है। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट। अब हम स्टार्ट प्रेसिडेंट से करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट हमारे भारत के सबसे बड़े हेड होते हैं। इनके बारे में आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के 62 तक सारा कुछ प्रेसिडेंट के बारे में लिखा हुआ है। ये भारत के इंडियन स्टेट के हेड होते हैं, पहले सिटीजन है भारत के, और इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सॉलिडरिटी, सॉलिडरिटी का मतलब क्या होता है, एकता, एकजुटता के लिए काम करते हैं। बाकी प्रेसिडेंट के पास ये भी अधिकार होता है कि अगर कभी भी कोई बिल पास हुआ है तो उसको वापस भी भिजवा सकती है, ठीक है। अगर कोर्ट ने कभी भी यहाँ पर किसी पर्सन को सजा दी है तो उसको माफी करने का अधिकार भी इनके पास है। बाकी याद रखिएगा, हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कितनी भी बार खड़े हो सकते हैं, री इलेक्शन में कितनी भी बार आ सकते हैं, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जो है वो भी इस तरीके के यहाँ पर प्रेसिडेंट रहे हैं, राइट। तो कितनी भी बार यहाँ पर जो है वो बन सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। राजेंद्र प्रसाद के अलावा कोई भी ऐसे प्रेसिडेंट नहीं है जो री इलेक्ट हुए हो। प्रेसिडेंट की जो टर्म होती है वो हमारी 5 इयर्स के लिए होती है, 5 सालों तक रहते हैं, याद रखिएगा। अब मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात करूं, प्रेसिडेंट जो है वो कभी भी डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते। डायरेक्टली इलेक्टेड का मतलब है कि सीधे नहीं चुने जाते। आप लोगों ने कभी सुना है कि आप प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के लिए वोट देने गए हो, नहीं देने गए ना। तो ऐसे ही डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते। इनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, इनडायरेक्ट। कौन वोट करता है, दोनों हाउसेस, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं, दोनों। जैसे कि अगर मैं बात करूं
लोकसभा और राज्यसभा की। तो लोकसभा में कितने, लोकसभा के यहाँ पर 543 और राज्यसभा के 245, कितने हो गए 788। ये 788 एमपी वोट करते हैं। फिर उसके बाद जो एमएलएज होते हैं स्टेट के, वो भी वोटिंग देते हैं। कितनी स्टेट, 28 स्टेट। भारत की 28 स्टेट्स हैं, 28 के 28 लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है वोट करती हैं। उसके अलावा दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू कश्मीर की, ये ऐड कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर के भी इसके अंदर वोटिंग देते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, बस क्यों, क्योंकि इन तीनों में ही तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है। बाकी जो चंडीगढ़ है, दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान, लद्दाख, यहाँ पे यूनियन टेरिटरी नहीं है। बाकी सब में क्या है, जम्मू कश्मीर का प्रोविजन याद रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कि अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए तो कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होंगी, और ये क्वालिफिकेशन एजुकेशनल वाली नहीं है, फॉर्म थोड़ी भर रहे हैं इधर कोई। तो यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, सबसे पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। फिर उसके बाद उनकी एज, देखो एज जो है ना वो मिनिमम एज लिखी हुई है, मैक्सिमम एज नहीं लिखी हुई, कि वो मैक्सिमम कितनी एज तक जा सकते हैं लिखा ही नहीं हुआ, जब तक है जान हम रहेंगे प्रेसिडेंट, वैसा हिसाब है ना। तो यहाँ पर 35 ईयर्स मिनिमम है, कॉन्स्टिट्यूशन में मैक्सिमम लिखी नहीं है। फिर आपको एटलीस्ट लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होनी चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए केवल क्वालिफाइड होनी चाहिए, मेंबर नहीं होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमपी नहीं होने चाहिए। अगर देखो यार मेंबर बन गए वो पार्लियामेंट के, तब तो वो एमपी कहलाएंगे ना, तो एमपी नहीं हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, सिर्फ मेंबर बनने के लिए एलिजिबल, जैसे आप लोग अभी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल, वैसा वाला हिसाब किताब, ठीक है। और साथ ही साथ ये पर्सन कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करता हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है, कि एक्स्ट्रा ऑफिस कोई होल्ड ना करता हो, जो है सिर्फ अभी उसी की सैलरी लेते हो, ठीक है। तो आर्टिकल 52 पहले तो प्रेसिडेंट की बात करता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 कहता है कि भाई जो एग्जीक्यूटिव पावर है पूरे इंडिया की वो प्रेसिडेंट के हाथ में रहेगी, और प्रेसिडेंट का इलेक्शन इसलिए पोस्टपोन या फिर चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट में कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है। इलेक्टोरल कॉलेज कौन से, जो अभी मैंने पढ़ा है ना आपको अभी ये वाला, ये है उनका इलेक्टोरल कॉलेज। कॉलेज का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, कॉलेज जाते हैं ना ग्रुप ऑफ पीपल बैठे होते हैं ना उधर, तो वही। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज में कमी है, इसके बेस पे हम नहीं कह सकते कि इलेक्शन दोबारा करवाओ, या चैलेंज नहीं कर सकते इस बेस पे, समझ रहे हैं सब लोग। तो ये इसमें याद रखिएगा, तो ये भी इसमें आपको एक दिमाग में रखना है पूरा। और अगर कभी प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, जैसे मान लो पोस्ट खाली हो गई, तो कौन आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी डेथ हो गई या फिर वो अवेलेबल नहीं है, तो सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के। अगर वो भी नहीं है तो कौन आएंगे, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पर वो सारा काम देखेंगे, और ये पहले से डिसाइडेड होता है। और सीनियर मोस्ट जज काफी सारे होते हैं, सिंगल पर्सन नहीं होता, तो इसलिए हम मान के चलेंगे कि ये जो है आ सकते हैं। तो कभी ऐसा हुआ है क्या, यस बिल्कुल हुआ है। प्रेसिडेंट जो है ऐसे कोई हमारे रही हैं जिनकी अपने टेन्योर में जो है वो डेथ हुई है, बिल्कुल। आप नाम लिख लीजिए, सबसे पहले प्रेसिडेंट जिनकी अपने टेन्योर में डेथ हुई है दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ पर उस समय के वाइस प्रेसिडेंट आए थे जिनका नाम है वीवी गिरी, ठीक है। ऐसे ही सेकंड एक और प्रेसिडेंट है दैट इज फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद की भी डेथ हो गई थी, तो उनके टाइम पीरियड में कौन आए थे, बी डी जत्ती, ये उस समय के वाइस प्रेसिडेंट। याद हो जाएगा सब लोगों को ये फैक्ट्स, तो याद रखिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया जो है वो बिल्कुल रिपब्लिक कंट्री है। यहाँ पर जो हेड ऑफ अ स्टेट होता है वो या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से ये प्रोविजन को ऐड किया गया था कि प्रेसिडेंट के पास राइट है कि कोई भी मैटर को मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। और अगर कभी भी लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो क्या प्रोविजन है, ज्वाइंट सिटिंग बुला लो। तो आर्टिकल 108 में ज्वाइंट सिटिंग बुला दिया जाता है, संयुक्त अधिवेशन। लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट सम्मन करते हैं, कौन सा वर्ड याद रखना है, सम्मन। सम्मन का मतलब क्या होता है, बुलावा। तो बुलावा कौन रखते हैं, प्रेसिडेंट बुलाते हैं डेडलॉक होने पर। और याद रखिएगा प्रेसिडेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पार्लियामेंट का, मेंबर नहीं है। याद कर लो, ये मैं क्लासेस में जब कराती हूँ बच्चे बहुत इसमें ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो भाई सबको याद करना है मेरे साथ कि पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सॉरी मेंबर नहीं है, ठीक है, पार्ट है, मेंबर नहीं है।
ही इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, साथ ही साथ कभी पार्लियामेंट नहीं बैठी हुई है तो आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत ही कैन इशू दी ऑर्डिनेंस एज वेल। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, कभी कोई ऐसा बिल पास करना है जो कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का है और वो बिल पास करने की अभी जरूरत है, तो वो कौन पास करके देगा, वो यहाँ पर प्रेसिडेंट पास करके दे सकते हैं। क्लियर हुआ। साथ ही साथ हमारे प्रेसिडेंट को और भी पावर्स दी गई है, इसके अलावा और भी पावर्स हैं, जैसे कि, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो जो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन होते हैं उनको भी अपॉइंट करते हैं। साथ साथ जो है हमारे प्रेसिडेंट सबको फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 में लिखी हुई है इन सबको भी अपॉइंट करेंगे। सबको यहाँ पर अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, सीएजी आर्टिकल 148 सबको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर दी गई है। राइट, तो इन सबको भी अपॉइंट किया जाएगा। इवन आर्टिकल 143 में ये भी लिखा गया है कि अगर प्रेसिडेंट को कभी भी एडवाइस लेनी है, ये एडवाइजरी है, ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि हमारे प्रेसिडेंट को कभी भी कोई लॉ और फैक्ट के ऊपर कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उस पर जिम्मेदारी है कि उनको अधिकार है कि वो अधिकार यहाँ पे मतलब एडवाइस ले सकते हैं। साथ ही साथ इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस दोनों को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के या सिर्फ हाई कोर्ट के, दोनों को यहाँ पर जो है अपॉइंट करने की जिम्मेदारी इन्हीं की है, दोनों के लिए। ठीक है, और ऐसे ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट जो कि आर्टिकल नंबर 238 ए में, जो 238 में दिया गया है, उसके लिए भी ये ही अपॉइंट करते हैं। तो सारे अपॉइंटमेंट्स की जिम्मेदारी हमारी प्रेसिडेंट के ऊपर रखी गई है। और प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर रियल एग्जीक्यूटिव पावर के रूप में काम करते हैं। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो रहे थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे। ऑल्सो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट थे, ये भी आप लोग जानते हैं। ये भी आपको मैंने अभी आज के लेक्चर में भी बताया है, और ये याद भी रखना है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट है। और उसके अलावा वो कहाँ से बिलोंग जो है वो बिलोंग करते थे, वो देखिए बिलोंग करते हैं बिहार से उन। ठीक है, और सेकंड लाइन आप पढ़ेंगे, वो 3 बार लगातार जो है हमारे प्रेसिडेंट बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था ना कि प्रेसिडेंट दोबारा से इलेक्ट हो सकते हैं, तो वो 3 बार हमारे प्रेसिडेंट बने, 1950 से 1952, 52 से 57, 57 से 62। ठीक है, और जब जनवरी 26 आई 1950 को, तब वो हमारे प्रेसिडेंट बने प्रॉपरली, और दोबारा से इलेक्शंस के बाद भी उनको फर्स्ट और सेकंड टाइम बनाया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे एग्जाम में बन सकता है, सीधा क्वेश्चन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद ऐसे कौन से प्रेसिडेंट है जो अनअपोज्ड, मतलब उनके ऑपोजिशन में कोई था ही नहीं, वो थे एन नीलम संजीवा रेड्डी, उनको। उसके बाद हमारे जो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे वो आगे चल के प्रेसिडेंट बन गए। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे ऐसे, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन आगे चल के प्रेसिडेंट बन गए, पहले ये वाइस प्रेसिडेंट थे फिर ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ऐसे ही वीवी गिरी, वीवी गिरी हमारे फोर्थ प्रेसिडेंट बने हैं। वीवी गिरी याद है, मैंने अभी बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हमारे प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ होने के बाद ये जो है क्या बन जाते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है भाई, ये भी आप याद रखिएगा। उसके अलावा 11 प्रेसिडेंट हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको क्या बोला जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने इंडिया में आईजीएमडीपी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है ये गाइडेड मिसाइल मतलब कि ऐसी मिसाइल जो कि गाइडेड तरीके से चलेंगी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनकी अपनी एक बुक भी है जिनका नाम है, इनकी बायोग्राफी है जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान। आईजीएमडीपी जो प्रोग्राम है, आईजीएमडीपी प्रोग्राम यहाँ पर, इसमें हमारी 5 जो है वो आपको याद रखनी है, पटना की फॉर्म में 5 मिसाइल्स लॉन्च की गई हैं। पटना की ट्रिक से याद रखेंगे, पी से पृथ्वी मिसाइल, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल मिसाइल। ठीक है, उसके बाद एन से आप याद रखेंगे नाग मिसाइल, और अगले ए से आप याद रखेंगे आकाश मिसाइल। ठीक है, देन इसके बाद एक बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे सीजेआई जो है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने भी एक्टिव प्रेसिडेंट काम किया है। अभी जो है हमारे प्रेसिडेंट यहाँ पर प्रतिभा पाटिल, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। और अभी प्रेजेंटली जो हमारी प्रेसिडेंट है वो सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट है, ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, द्रौपदी मुर्मू। सभी लोगों ने उनका नाम तो सुना ही हुआ है, तो ये भी आप इसमें पूरा का पूरा फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा सीधा सवाल जो है इससे बन सकते हैं, कौन कहाँ पे कैसे कितना, और सीधा सीधा यहाँ पर
एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। राइट, बढ़ते हैं आगे, प्रेसिडेंट से आगे भी। प्रेसिडेंट से आगे ये देखिए, प्रेसिडेंट जो हमारे फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल है, उसमें भी जितना भी कोई एरिया है, प्रेसिडेंट के कहने पर उस जोग्राफिकल एरिया को बढ़ाया और घटाया जा सकता है किसी भी वक्त। प्रेसिडेंट के ऑर्डर के हिसाब से शेड्यूल्ड एरिया कभी भी इंक्रीज और कभी भी डिक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, और अगर कभी भी ऐसे इंक्रीज डिक्रीज करना है तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से नहीं, गवर्नर का कंसेंट लेके ही करेंगे। और इवन जो हमारे सिक्स शेड्यूल है, सिक्स शेड्यूल में आपकी जो स्टेट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट की सारी स्टेट्स आती है। कौन सी? 4 स्टेट्स आती है नॉर्थ ईस्ट की, उनके लिए भी रूल बनाते हैं। कौन सी 4 स्टेट्स आती है, आप उसको मातम की फॉर्म में लर्न कर लो, MATM। इधर से एम जो है वो मेघालय, ये वाला ए असम, अरुणाचल नहीं है, टी से एक ही है वहां पर त्रिपुरा, और इस एम से मिजोरम। इसमें एक चीज याद रखिएगा कि मणिपुर जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सब इंक्लूडेड है। तो इस तरीके से जो भी एरिया है उसके लिए भी रूल कौन बना सकते हैं? प्रेसिडेंट बना सकते हैं। अब यहाँ पर ये आप याद रखिएगा, प्रेसिडेंट बीवी गिरी, जाकिर हुसैन, इन सब के बारे में। और राष्ट्रपति भवन जहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं वो किसने डिजाइन किया है? एडविन लुटियंस, इसलिए उनको लुटियंस जोन भी कहा जाता है, जहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पूरा, पहले वाइसराय का हाउस हुआ करता था और उनके बाद यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां पे डिसाइड करते हैं। दिल्ली के अंदर ये सिचुएटेड है। अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट से जुड़े हुए आर्टिकल्स, तो ये है आपके सामने स्क्रीन में। सबसे पहले प्रेसिडेंट से जुड़ा हुआ आर्टिकल नंबर 52 है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहेंगे। आर्टिकल 53 में सारी एग्जीक्यूटिव पावर उनकी, कि भाई ये सारी जो है अपॉइंटमेंट्स वो करेंगे, सारी अपॉइंटमेंट्स उनके बारे में लिखी हुई है। 54 में उनके इलेक्शन के बारे में है। ठीक है, फिर मैनर, मैनर का क्या होता है? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है भाई, ये याद रखिएगा, इनका मैनर जो होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होते हैं। कितने लोग शामिल होते हैं वो मैंने आपको भी बता दिया है। इनका टर्म लिखा हुआ है, कितने साल का रहेगा? 5 इयर्स का टर्म रहेगा। क्या ये दोबारा एलिजिबल है? बिल्कुल एलिजिबल है ये री इलेक्शन के लिए, और आपको मैंने बताया भी है। जो राजेंद्र प्रसाद है वो 3 बार इलेक्ट भी हुई है। फिर क्वालिफिकेशन लिखिए इलेक्शन की, मैंने आपको लिखवाई थी ना अभी, कि वो लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं, मतलब मेंबर मतलब एलिजिबल होने चाहिए उसके लिए। और 35 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने चाहिए। कंडीशंस लिखिए, उनकी ओथ लिखिए, उनकी ओथ अफर्मेशन कौन दिलवाते हैं? CJI, याद रखिएगा CJI। और अगर इन केस प्रेसिडेंट को हमारे रेजिग्नेशन देना है तो वो रेजिग्नेशन सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ओथ भले ही उनको CJI दिलवाएंगे, पर रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट देंगे। फिर जो भी अगर मैटर्स होते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से जुड़े हुए, वो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सॉल्व कर सकता है और कोई सॉल्व नहीं कर सकता। आर्टिकल 72, प्रेसिडेंट को यहाँ पर पार्डनिंग पावर, प्रेसिडेंट यहाँ पर रिमिट, कम्यूट, रिप्राइव वो कर सकते हैं, वो है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर। और ये प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर जो है वो डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आती है। ये प्रेसिडेंट की पावर प्रेसिडेंट अपने हिसाब से नहीं करते, उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की परमिशन चाहिए। फिर आर्टिकल 74 कहता है कि हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट को पूरा एड और एडवाइस करेंगे, और ऐसे ही मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट द्वारा। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल की बात करता है कि अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेंगे। 77 78 भी इसी के बारे में बात करता है कि उनको सारा काम संभालना है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, उनको हटाने का प्रोसीजर, इम्पीचमेंट वर्ड यूज किया गया आर्टिकल 61 में। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, हटाने के लिए। कहाँ पे? पार्लियामेंट में। तो ये सारे आर्टिकल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। आर्टिकल 143 123 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी बताया भी था मैंने। 123 ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, कि प्रेसिडेंट यहाँ पर ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। 143 वो कभी भी सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, परमिशन ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट उनको एडवाइस देने से रेफ्यूज कर सकता है, यस, रेफ्यूज भी किया जा सकता है। फिर आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट हमारे आर्टिकल नंबर 63 में लिखे हुए हैं। 63 से 73 तक आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट के बारे में है। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस है उनका, जैसे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है सेम उसी तरीके से ये वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे यहाँ बनाए गए हैं। और उसके अलावा अभी जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, इस समय के हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है जो इस टाइम पीरियड के वाइस प्रेसिडेंट बने हुए हैं? वो है जगदीप धानकर। ठीक है, अब प्रेसिडेंट को कैसे चूज किया, वाइस प्रेसिडेंट को कैसे चूज किया जाता है? प्रेसिडेंट की तरह नहीं होते, इसमें आपको याद रखना है सारे लोग करते हैं। इसमें लोकसभा के हमारे कितने हैं? 543। राज्यसभा के हमारे पास कितने हैं? 245। सारे लोग वोट करते हैं, ऑल MPs। कितने हो गए? 788, ये सारे करते हैं। और बाकी जो MLAs होते हैं ना वो वोटिंग नहीं देते, डज नॉट इंक्लूड। बाकी
पूरा में ये आपको रीड करने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा समझा दिया, उसी को याद रखिए कि लोकसभा के 543, राज्यसभा के 245, एमएलए इसमें इंक्लूडेड नहीं। याद हो जाएगा सबको। ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट के लिए बात करते हैं। देखिए वाइस प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन वही सेम होती है जैसे आपने वहां पढ़ी, बस थोड़ा सा एक जगह पर डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस है? पहला तो वही है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, बिल्कुल सही। 35 ईयर्स ऑफ एज जो है होनी चाहिए, कितनी, ये क्या है, मिनिमम एज है 35 ईयर्स, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। लोकसभा नहीं, लोकसभा के लिए क्या थे, प्रेसिडेंट थे। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करने चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, सेम पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा पहले उनको 15,000 रुपीज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिजर्व करवाने होते हैं। ठीक है ना। इनकी ड्यूटी क्या है, देखो इनकी सिंपल सी दो ड्यूटीज हैं, दो ही याद करनी है आपको। पहली, अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस किसी भी प्रकार से वैकेंट है, चाहे उनकी डेथ हुई है, चाहे उन्होंने रिजाइन करा है, चाहे वो अवेलेबल नहीं है, तो उनकी पोजीशन पे वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाएंगे, प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। जैसे दो बार आपको मैंने एग्जांपल भी दिया। पर हर समय तो प्रेसिडेंट की डेथ या रेजिग्नेशन नहीं हो रहा, तो उस समय वाइस प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वो राज्यसभा के चेयरमैन बन जाएंगे। ही विल बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है ना। जब वो काम ही नहीं संभाल रहे तो वो राज्यसभा का चेयरमैन बन के सारा काम देखने वाले हैं। समझ गए। जैसे कई बार ऐसा हुआ भी है, जैसे यूएसएसआर के अम्बेसडर बन के डॉक्टर एस राधाकृष्णन भी गए हैं। ठीक है। और वीवी गिरी भी यहाँ पर श्रीलंका गए, के आर नारायण भी यहाँ पर गए। ठीक है। डॉक्टर मोहम्मद अंसारी जो है वो 12th वाइस प्रेसिडेंट बने यहाँ पर। मोहम्मद हामिद अंसारी री इलेक्ट हुए थे। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या वाइस प्रेसिडेंट दोबारा बन सकते हैं, री इलेक्शन पॉसिबल है? यस, दो बार हुआ है ऐसा। एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो, और दूसरे यहाँ पर हामिद अंसारी। ये दो हमारे ऐसे वाइस प्रेसिडेंट है जो मल्टीपल टाइम, 2 टाइम सिलेक्ट हुए हैं। ठीक है। राज्यसभा हेड करते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, पर उसके मेंबर नहीं होते, याद रखिएगा, ये एमपी नहीं हो सकते हैं। राइट एवरीवन। तो ये सब आपसे पूछे जाती हैं चीजें, वाइस प्रेसिडेंट कैसे सिलेक्ट होते हैं, इनकी एज क्या होती है, इनके आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, वो आर्टिकल्स मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ यहाँ पर। हाँ, आप यहाँ पर ये आर्टिकल्स पढ़े। सबसे पहले 63 में वाइस प्रेसिडेंट की बात है, वो अपॉइंट किए जाएंगे। अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। ठीक है। 69 में जो उनकी ओथ दी है, ओथ भी कौन दिलाएंगे, बाय वाइस प्रेसिडेंट, कौन होंगे, प्रेसिडेंट ही ओथ दिलवाएंगे। ठीक है। और 64 ये आर्टिकल हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट किसका इंग्लिश मीनिंग है, राज्यसभा का। तो राज्यसभा के ये क्या बनने वाले हैं, राज्यसभा के हेड बनेंगे, मतलब राज्यसभा को कंट्रोल करेंगे, पूरा राज्यसभा इनके अंडर काम करेगा। ठीक है। और इलेक्शन जो है इनके वाइस प्रेसिडेंट के, वो भी आपको याद रखने हैं। इसमें कौन कौन वोट करते हैं, सारे एमपीज, ऑल एमपी में कौन कौन आएगा, 543 लोकसभा के, 245 राज्यसभा के, 788 ऑल पीपल। टर्म कितना रहता है इनका, 5 इयर्स। वाइस प्रेसिडेंट ये 5 इयर्स के लिए बनते हैं। ठीक है। इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सुप्रीम कोर्ट विल बी दी फाइनल अथॉरिटी, एंड जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और सब पर बाइंडिंग रहने वाला है। जो ये बताएंगे सुप्रीम कोर्ट, वही डिसीजन फाइनल जो है वो मान लिया जाएगा। तो ये सब आप लोगों को इसमें याद रखना है। ओके। उसके अलावा इसमें वाइस प्रेसिडेंट जो है उनको हटाने का प्रोसेस देखिए, 5 टर्म ईयर्स के रहते हैं जब उनको वो ऑफिस में आए हैं। बाकी वो कभी भी रेजिग्नेशन दे सकते हैं, अपना प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन लिख के। साथ ही साथ इनको इम्पीचमेंट करने का कोई जरूरत नहीं होता। इम्पीचमेंट याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए है। इनके लिए कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट नहीं होता, सीधा सीधा क्या होता है, ठीक है, इनके लिए सीधा आपको यहाँ पर रेजोल्यूशन क्या होगा, राज्यसभा से, राज्यसभा के यहाँ पे पहले बिल जाएगा। राज्यसभा इसको कैसे पास करेगी, इफेक्टिव मेजोरिटी से। सबसे पहली चीज, राज्यसभा इस बिल को इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करेगी, और लोकसभा में बिल जाएगा, फिर लोकसभा इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करके बिल को पास करवा दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का। समझ रहे हैं सब लोग। सो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का प्रोसेस कई बार पूछा जा सकता है। और ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, और कभी भी इनकी टर्म खत्म हो गया है, रेजिग्नेशन दे रहे हैं, रिमूवल है, डेथ है, कभी भी इनको हटाया जा सकता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ये हमारा वाइस प्रेसिडेंट खत्म होता है। अभी हम लोगों ने जो है
पूरे पूरे अगर मैं आपसे बात करूं, हम लोगों ने 52 से शुरू करके 62 तक खत्म किया। 52 से 62 हमारे सारे आर्टिकल्स प्रेसिडेंट से जुड़े हुए थे। अब 63 से 73 आपने क्या कंप्लीट करा, वाइस प्रेसिडेंट। बीच में 72 आर्टिकल आता है जो कि प्रेसिडेंट से जुड़ा, पार्लियामेंट पावर से। अब 74 75 हमारे प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, दो आर्टिकल्स हैं 74 75 जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर से जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर रियल है। एक्चुअली में तो यही होते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, और 75 कहता है कि उनकी अपॉइंटमेंट, उनका टेन्योर, उनकी क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरीज, ये सब कुछ कौन करवाते हैं, प्रेसिडेंट करवाते हैं। ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या क्या आते हैं, कैबिनेट, डेप्यूटी मिनिस्टर, सारी चीजें आती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बड़ी टर्म है, ये पूरी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जिसमें कितने लोग रह सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये टर्म आपसे पूछी जा सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। लोकसभा की 12 से 15% की जो स्ट्रेंथ है वो रहेगी। लोकसभा की स्ट्रेंथ है 543, है ना। लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है, 543। 543 का 12%, 543 का 15%, इसके बीच का जो भी है टर्म, वो यहाँ पे किसके रहने वाले हैं, लोकसभा की स्ट्रेंथ रहेगी। मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इतने पीपल रहने वाले हैं। सबको अपॉइंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट। अब हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर पे। प्राइम मिनिस्टर की टर्म फिक्स तो होती रही है, वैसे कितना होता है, 5 सालों के लिए होता है, जब तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर तो लोगों से ही चुन करके आते हैं। जब तक प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में पूरा अपना मेजोरिटी रखे हुए हैं, प्रॉपर अपनी मेजोरिटी से काम कर रहे हैं, उनको जो मेजोरिटी चाहिए, कितनी चाहिए, उनको यहाँ पर कितनी मेजोरिटी चाहिए, 543 टोटल होती है सीट्स। उसकी मेजोरिटी कितनी हो गई, उसकी मेजोरिटी 543 की हो गई। 50% प्लस वन आप निकाल लो, 273 हो जाएगा। अगर जब तक 273 सीट्स मिली हुई हैं, 273 सीट्स टोटल हैं, तो उस टाइम पीरियड तक प्रेसिडेंट यहाँ पे रहे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि जब मर्जी हटा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर की अगर सीट और नंबर ऑफ सीट उतनी है तो कभी भी उनको हटाया नहीं जा सकता। राइट। तो बड़ी बॉडी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। ये देखो एक वर्ड को पढ़ो, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट वाइल प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, पूरे स्टेट को संभालते हैं, जबकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सीधा क्वेश्चन बन सकता है। प्राइम मिनिस्टर जो है उनको किसी भी एक हाउस का मेंबर होना होता है, डजंट मैटर वो किस हाउस के मेंबर हैं, उनको एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, किसी भी एक हाउस का। इवन जो हमारे CSIR है, ये उसके भी हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होती हैं। इवन जो नीति आयोग है, उसके हेड भी कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हेड भी कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, जैसे जो भी इलेक्शन हुए, 543 सीट्स पे लोकसभा की पूरे इलेक्शन हुए, 273 सीट्स जो भी पार्टी लाई है, चाहे वो कोalition से लाई है चाहे कैसी भी लाई है, अगर 50% से ज्यादा कोई भी पार्टी सीट्स लेके आ रही है, और उस पार्टी की जो सीट्स हैं यहाँ पर, उसके पर्सन जो उसके जो हेड होंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के, वो कौन बन जाएंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो एलिजिबल हो जाएंगे। अगर इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर किसी मेंबर हाउस के मेंबर नहीं भी हैं तब भी चलेगा, लेकिन विद इन 6 मंथ्स उनको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। जैसे आपको पता है कि इंदिरा गांधी की जब अल्टीमेटली एक बार जो है एक्सीडेंटली डेथ हो गई थी, तो राजीव गांधी आए थे, उस समय थोड़ी ना वो किसी सीट से बिलोंग करते थे, बाद में बने थे ना। तो ये याद रखिएगा। ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर के बाद डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो याद रखिएगा डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जैसी कोई पोस्ट नहीं होती है, मतलब मेंशन नहीं है। ठीक है, बस एक बना दी गई थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। और फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, वल्लभ भाई पटेल, और आज के समय में कोई भी नहीं है। ऐसे ही राजीव गांधी का समाधि स्थल याद रखिएगा, वीर भूमि है। और हमारे शंकर दयाल शर्मा, ये भी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, इनका कर्म भूमि समाधि स्थल याद रखिएगा। ये दो चार फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जिनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लोगन है, जय जवान जय किसान, जो कि उन्होंने 1965 के वॉर में भी दिया था। अगर आपसे पूछता है कि हमारा लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये भी मैं आपको लिस्ट बनवा देती हूँ, यहाँ पे आप लिख लीजिए इसमें, कि अगर आपसे प्रेसिडेंट पूछता है कि ऐसे कौन से प्रेसिडेंट थे
जो लॉन्गेस्ट सर्विंग थे, सबसे ज्यादा समय के लिए प्रेसिडेंट रहे, तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे ज्यादा समय के लिए राजेंद्र प्रसाद। अगर आपसे पूछता है कि सबसे कम समय के लिए शॉर्टेस्ट सर्विंग कौन रहे, तो आपका आंसर क्या होगा? जाकिर हुसैन। वही आपसे प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं कि लॉन्गेस्ट के लिए कौन रहे, प्राइम मिनिस्टर लंबे समय के लिए जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड के लिए पूछते हैं, सबसे कम टाइम पीरियड के लिए कौन रहे, तो आपका आंसर रहेगा चौधरी चरण सिंह। ठीक है भाई, ये फैक्ट्स आप नोट कर लीजिए। आपसे सीधा सीधा अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही लर्न करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर और भी चीजें पूछी जाती हैं, इसके अंदर जो जो फैक्ट्स अब हमसे पूछे जाते हैं उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसमें आगे देखेंगे कि आर्टिकल 74 के हिसाब से जो भी प्रेसिडेंट को यहाँ पर एडवाइस दी जाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो एडवाइस देंगे ही देंगे, तो वो भी लिखी हुई है इसके अंदर। 75 में लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट। लेकिन जब बाकी मिनिस्टर्स होंगे वो भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, बट एडवाइस किसकी ली जाएगी? प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करेंगे कि भाई किसके पास डिफेंस का पोर्टफोलियो जाना चाहिए, किसके पास होम मिनिस्ट्री जानी चाहिए, किसके पास रेलवे मिनिस्ट्री जानी चाहिए। तो ये सब चीजें कौन डिसाइड करेंगे? प्राइम मिनिस्टर। और ये बात जो मैंने आपको बताया कि 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए स्ट्रेंथ, 12 से 15% के विद इन ही स्ट्रेंथ होनी चाहिए लोकसभा की। ठीक है, प्रेसिडेंट ही ओथ दिलाएंगे प्राइम मिनिस्टर को, और बाकी लोगों को प्राइम मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन देना है तो प्रेसिडेंट को लिख के देंगे। आप यूं कह सकते हो कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसको है? लोकसभा को। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वही आपसे पूछ लेता है कि इंडिविजुअली किसको रिस्पॉन्सिबल है, आपका आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, याद हो जाएगा ये सब। वही अब आर्टिकल 78 क्या कहता है? 78 कहता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी ड्यूटी क्या है कि जो भी डिसीजंस ले रही हैं प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट करें, सारी इंफॉर्मेशन आपस में कम्युनिकेट करके बताएं। मतलब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है, ये दोनों मिलकर के अपने पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में दिल्ली में बैठ के डिसीजन लेंगे। कम्युनिकेशन किससे रखेंगे? प्रेसिडेंट से सारी। तो प्राइम मिनिस्टर एक कम्युनिकेशन का चैनल रहेगा बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट के बीच में, कम्युनिकेशन का एक चैनल के रूप में ये काम करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर पूरा ये 1961 में जो है कैबिनेट सेक्रेटरीट बनाया गया, जिसमें ये सब रूल बताए गए हैं कि आपने पूरा तैयारी कैसे कैसे करनी है। यहाँ पर कैबिनेट बनाई जाएगी, कैबिनेट की कमिटीज होंगी, और चाहे एग्रीकल्चर का काम है, इंडस्ट्री कॉमर्स का है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का है, ये सारे काम जो है हमारी पूरा पूरा तैयार करना है। इवन हमारे जो नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे 1991 में, इन्होंने यहाँ पर इंडिया में एक बहुत बड़ी पॉलिसी भी तैयार की थी जिसका नाम है यहाँ पर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जिसमें एलपीजी एलपीजी जैसी चीजें यहाँ पे तैयार की गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, राइट, ये पूरी जो है यहाँ पर तैयारी की गई है। राइट, ऐसे ही हमारे जो चौधरी चरण सिंह थे यहाँ पर, ये जो है इनके पूरे टेन्योर में ये एक बार भी लोकसभा नहीं, क्योंकि लोकसभा का पूरा टेन्योर ही नहीं आया। पता भी मैंने बताया था ना, ये चौधरी चरण सिंह जो है ये शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, मैंने लिखवाया था ना अभी आपको कि ये शॉर्टेस्ट सर्विंग है, सबसे कम समय के लिए रही है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। साथ ही साथ मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, एच डी देवेगौड़ा, नरेंद्र मोदी, ये आप नाम नोट कर लीजिए सीक्वेंस वाइज। ये वो प्राइम मिनिस्टर हैं जो पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं अपनी स्टेट्स के, बाद में जाके ये क्या बने हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ये सब आपको लर्न करने हैं। जैसे मोरारजी देसाई की मैं बात करूं तो वो पहले बॉम्बे के रहे हैं, क्योंकि उस समय बॉम्बे ना एक्चुअली एक ही बॉम्बे था, महाराष्ट्र और गुजरात स्प्लिट नहीं हुए थे। देन इनके बाद यहाँ पर और मोरारजी देसाई के बारे में ये भी बात याद रखिएगा कि अब तक जो है कांग्रेस की गवर्नमेंट आ रही थी। अगर हमारे फर्स्ट में प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू आए, जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद गुलजारीलाल नंदा फॉर सम 13 डेज के लिए आते हैं, और जैसे ही वो जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जो है वो बनते हैं, और इनकी भी अचानक से डेथ हो जाती है ताशकंद में, तो इंदिरा गांधी आती है। इंदिरा गांधी के बाद यहाँ पर नॉन कांग्रेस जो बनते हैं वो मोरारजी देसाई बनते हैं। फिर मोरारजी देसाई को रिप्लेस करके चरण सिंह आते हैं जो कि यूपी में उस समय थे। फिर वीपी सिंह जो भी अगेन यूपी से आए थे।
ठीक है, ये सब याद रखिएगा। पीवी नरसिम्हा राव साउथ इंडिया के थे यहाँ पर, पहले वो चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के। ऐसे ही एच डी देवेगौड़ा, ये चीफ मिनिस्टर थे कर्नाटका के। तो इस तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, उसके बाद उनको प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो ये सब भी आपसे पूछा जाता है। और दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं हमारे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे कि हमारे 3 ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जो राज्यसभा से बिलोंग करते थे, लोकसभा से नहीं थे। जैसे कि इंदिरा गांधी, एच डी देवेगौड़ा एंड मनमोहन सिंह। और जबकि मैं ब्रिटेन की बात करूं तो वहां पे क्या होता है कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनते हो तो आपको लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है, वहां का मेंबर होना कंपलसरी होता है। लर्न हो जाएगा सबको। तो हमारे आर्टिकल नंबर 74 और 75 तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब मैं आपको आर्टिकल नंबर 76 के बारे में बताऊं। वो है हमारे अटॉर्नी जनरल। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 76 में साफ लिखा गया है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है कंट्री के, और वो उनको अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट करेंगे। वो पर्सन होने चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। देखिए, जैसे कोई केस है, मैं एक एग्जांपल दूं। मेरा नाम है आयुषी, मेरा आयुषी मदान नाम है। तो आयुषी मदान जो है, अगर मैं केस करती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है, तो मैं तो अपना लॉयर लेकर के जा रही हूँ केस को सॉल्व करने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जिस पर्सन को हम फाइट करवा रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जाएगा। और ये केस यहाँ पर कौन फाइट करेंगे? वो आएंगे अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो ये रोल होता है इनका। मान लीजिए जैसे कि कोई एक स्टेट है, स्टेट ऑफ पंजाब, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट केस कर दिया। तो पंजाब की तरफ से पंजाब के जो एडवोकेट जनरल हैं, ये स्टेट लेवल पे भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एडवोकेट जनरल, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अटॉर्नी जनरल। सो एक पोस्ट होती है ये। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड वो पर्सन होने चाहिए, जिसका मतलब ये है कि वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। वो कोर्ट में जो है 5 सालों के लिए, या तो वो 5 साल हाई कोर्ट में काम किए एज अ जज, या फिर 10 साल वो एज अ कोई जुरिस्ट रहे हो, लॉयर रहे हो। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल में लिखा हुआ है, आर्टिकल 76 में है। तो उन्हीं को क्या बना सकते हैं? अटॉर्नी जनरल बना सकते हैं। आर्टिकल 76 के 1 में लिखा हुआ है। और वही आर्टिकल 76 के क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि ये हमारे अटॉर्नी जनरल की जिम्मेदारी है कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सारे मैटर्स पे एडवाइस करें, जिसमें कुछ भी लीगल बात है, कुछ भी लॉ से जुड़ी, क्योंकि ये पर्सन तो लॉ का पूरा ज्ञाता है ना। ये पर्सन ने तो पूरा लॉ पढ़ रखा है, तो इन पर्सन को तो पूरी नॉलेज है लॉ की। तो वो लॉ की जिम्मेदारी सारी किसके हाथ में है? हमारे अटॉर्नी जनरल के पास है। तो ये पर्सन जो है भारत के किसी भी कोर्ट में जाकर के बैठ सकते हैं, वहां पे जाके ऑडियंस बन सकते हैं। ये सब बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। 76 में लिखा है कि भाई अटॉर्नी जनरल होना चाहिए। फिर क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4 ऐसे चल रहे हैं। और इनकी सैलरी भी लिखी हुई है। वो कौन डिसाइड करेंगे? प्रेसिडेंट। यहाँ पार्लियामेंट नहीं है, प्रेसिडेंट है। और यहाँ पे साफ एक और बात लिखी हुई है कि हमारे अटॉर्नी जनरल को एक और राइट होता है कि वो पार्लियामेंट में, जबकि ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, ही इज नॉट एन एमपी, ये एमपी नहीं है, बट स्टिल इनके पास पावर सारी एमपी वाली होती है। ये वहां जाकर के बैठ सकते हैं। ही कैन सिट, ही कैन स्पीक, ही कैन टेक पार्ट इन पार्लियामेंट। इवन ये किसी ज्वाइंट सेशन में भी जाके बैठ सकते हैं। इवन ये किसी पार्लियामेंट्री कमेटी के भी मेंबर बन सकते हैं। बस ये क्या नहीं कर सकते? वोटिंग नहीं दे सकते, बाकी सारी चीजें ये कर सकते हैं। ठीक है, या आप लिख लीजिएगा, ये सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं। ये है अटॉर्नी जनरल के बनने के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब अटॉर्नी जनरल तो है, अब मैंने आपको बताया कि ऐसे ही एडवोकेट जनरल भी होते हैं। वो कौन अपॉइंट करेंगे? गवर्नर करेंगे, है ना। उनका काम है सारा, जैसे आपने अटॉर्नी जनरल का पढ़ा, यहाँ पे गवर्नर, यहाँ पे गवर्नर करेंगे और वो स्टेट को एडवाइस करेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल 88 में साफ लिखा हुआ है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कि मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल को दोनों हाउस में किसी भी जाके बोलने का अधिकार है, ज्वाइंट सिटिंग में बैठने का अधिकार है, कमेटी में बैठने का अधिकार है, चाहे वो वहां के मेंबर नहीं है, जैसे अटॉर्नी जनरल। बस वो वोट नहीं दे सकते, अटॉर्नी जनरल वोट नहीं दे सकते, बस। समझ गए बात को? अब देखो, अटॉर्नी जनरल तो करते हैं काम। अटॉर्नी जनरल के साथ साथ 2 और अदर ऑफिसर्स भी हैं हमारे पास, जिनको हम कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, बट स्टिल सॉलिसिटर जनरल एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, जो कि अटॉर्नी जनरल को एडवाइस देने के लिए बनाए गए हैं 2 अदर लॉ ऑफिसर्स। ठीक है, जैसे एडवोकेट जनरल है, वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनाए गए हैं। अब एडवोकेट जनरल जो होंगे
वो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, क्योंकि स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट तो यहाँ पर कौन होते हैं, हाई कोर्ट होता है। तो एडवोकेट जनरल लीगल एडवाइजर होंगे स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, ये अलग से याद रखिएगा एडवोकेट जनरल के लिए। फिर इसके बाद हमारे अटॉर्नी जनरल का जो टेन्योर होता है वो बिल्कुल फिक्स नहीं होता है। कब तक रहेंगे, प्रेसिडेंट की मर्जी तक। इनको कभी भी प्रेसिडेंट हटा सकते हैं, और इनको कभी भी खुद का मन है तो वो रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं प्रेसिडेंट को लिख के। और इनकी कोई सैलरी फिक्स नहीं होती है, सैलरी फिक्स करते हैं प्रेसिडेंट। इनको जो है ऐसा नहीं कि एक फिक्स सैलरी मिलती है 2 लाख 3 लाख, नहीं, इनको पर केस सैलरी मिलती है, पर हियरिंग सैलरी मिलती है। इनको सारी सैलरी पर केस पर हियरिंग के हिसाब से मिलती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनकी कोई सैलरी यहाँ पर फिक्स होती है, ठीक है ना। इनके पास अधिकार है कि किसी भी कोर्ट में जाकर के ये बैठ सकते हैं, और सारा काम इनके पास पूरा दिया जाता है। बस ये याद रखिएगा कि ये फुल टाइम एडवोकेट गवर्न नहीं होते, एक तरीके से फुल टाइम काम नहीं करते, ये पार्ट टाइम होते हैं। इसीलिए ये पर्सन लीगल काम अपने और प्राइवेट काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूनियन कैबिनेट, कैबिनेट के मेंबर नहीं होते, बट ही इज अ मेंबर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, कैबिनेट की नहीं है। कैबिनेट तो एक छोटी बॉडी होती है, पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही एक बॉडी 20 से 25 मिनिस्टर्स की कैबिनेट मिनिस्टर कहलाती है। सब डिसाइड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, बाकी सब में प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। याद हो जाएगा आर्टिकल 76 हमारे अटॉर्नी जनरल। इस वक्त हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है, जी.सी. मुर्मू। और हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल कौन बने थे, नाम लिख लीजिएगा, M.C. सेटलमेंट। ये हमारे फर्स्ट अटॉर्नी जनरल बनते हैं। याद हो जाएगा सबको ये सारे। अब आते हैं हमारे सीएजी क्यों। सीएजी जो है हमारे, ये आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है, जो कि इंडिया के अकाउंट और ऑडिट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। साथ ही साथ पब्लिक पर्स को संभालना सब कुछ करते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सीएजी को क्या बोला था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है कि सीएजी होंगे, कौन अपॉइंट करेंगे, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट, ठीक है। सीएजी की जिम्मेदारी होती है कि भारत का जितना भी ऑडिट है, ऑडिट का मतलब जितना रेवेन्यू आया है और जितना एक्सपेंडिचर हुआ है, उन सब के अकाउंट्स को सेटल करना। पूरे अकाउंट को सेटल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सीएजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे सुप्रीम कोर्ट जरूरी है, इलेक्शन कमीशन जरूरी है, यूपीएससी जरूरी है, वरना हमारे इतने डिफिकल्ट एग्जाम्स कौन लेगा भाई, रातों की नींदें कौन उड़ाएगा हमारी। तो ये सब चीजें यहाँ पर सीएजी की भी जिम्मेदारी होती है। देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, पूरी वीडियो जो होगी 6 घंटे की, 6.5 घंटे की, कहीं पर भी मैं आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। जो आप पूरे 6 घंटे सुन रहे हो ना मुझे, ठीक है, आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल रहे हैं, तो बिल्कुल उस वक्त की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। एंड किसी भी स्टूडेंट का यहाँ पर ये जो 6 आप घंटे मुझे सुनोगे यहाँ पर, चाहे आप टुकड़ों टुकड़ों में वीडियो करके सुनो, चाहे आप पूरा एक साथ सुन लो, ये पूरे आपको जो है, कभी भी इसका जो आपने सुना है ना, वो आपको वेस्टेज नहीं जाएगा। पूरी की पूरी यहाँ पर आपको, अगर आपने सुनी है ना, तो 100% आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हुई होगी। पिछली बार जो हिंदी की वीडियो आई है उसमें आपने काफी अच्छा प्यार दिया है, तो ऐसे ही इस वीडियो को भी उसी तरीके से प्यार दीजिए। और यहाँ पर पूरी एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है हमारी टीम की, मेरी और बाकी सब की। तो आप यहाँ पर बताइए जरूर कि आपको पूरी वीडियो कैसी लगी है, वो मैं जरूर चाहूंगी आप सबसे सुनना कि आपको ये पूरी वीडियो लगी कैसी है। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर हो जाएगा, यहाँ तक सब लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं सीएजी में। तो सीएजी जो है उनका भी वही एज रहता है, 6 years/65 years का, ठीक है। उनको कभी भी हटाया जा सकता है, अगर कभी भी मिसबिहेवियर या डिस्क्वालीफाई करना, उनको कभी भी हटा सकते हैं। इवन ये जो हमारे पर्सन होते हैं सीएजी, ये अपनी 3 रिपोर्ट्स तैयार करते हैं। ये पर्सन अपनी 3 रिपोर्ट्स को तैयार करते हैं, साल भर की प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ गवर्नर को भी, क्योंकि सीएजी स्टेट लेवल पे नहीं होते, ये पूरे भारत के एक ही होते हैं। तो ये याद रखिएगा, सीएजी जो है वो एक ही पर्सन होते हैं पूरे इंडिया के लिए, और स्टेट के लिए, सारे के लिए एक ही बनाए जाते हैं। अलग से कोई भी पर्सन यहाँ पे नहीं अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से याद रखना, ये सीएजी पे भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। बाकी 3 रिपोर्ट सबमिट करते हैं अपनी। अब वो तीन तीन रिपोर्ट्स के नाम मैं आपको बता दूं यहाँ पर। सबसे पहली है एनुअल रिपोर्ट ऑन पीएसयू, एनुअल रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, और एनुअल रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट।
3 रिपोर्ट आपको याद रखनी है इसके अंदर, जो ये प्रिपेयर करके देते हैं। ठीक है, सबको ये याद करना है कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती है, कहाँ पे होती है, कितने होती है, ये सब हमसे सीधा सीधा सवाल जो है इसके ऊपर किया जाता है। ठीक है भाई, तो ये आपसे पूछा जाएगा और कंप्लीट करके इसको पूरा लिख लीजिएगा, सारी चीजें इसके अंदर, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ। सारे नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इवन ये पर्सन जो है वो, जो हमारी पार्लियामेंट की कमिटीज है ना, वहां भी जाके बैठ सकते हैं। देखो ये है इनके काम, एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन देखना, प्रॉफिट लॉस की स्टेटमेंट तैयार करना, और जो भी स्टेटमेंट्स आती हैं सारी उसको तैयार करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को देखना, वेयर हाउसेस गोदाम जितने हैं। लोकल बॉडीज के ये नहीं करते हैं। अगर प्रेसिडेंट का ऑर्डर है सिर्फ और सिर्फ तभी लोकल बॉडीज के अकाउंट्स को ये ऑडिट कर सकते हैं, वरना लोकल बॉडीज के अकाउंट को ऑडिट करने की जिम्मेदारी इनकी नहीं होती। ठीक है, तो ये लोकल बॉडीज को नहीं करते हैं ऑडिट, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सब इनका काम है। बाकी आप देख सकते हैं कि इनको कमिटीज में भी जाके बैठने के अधिकार है, ये कमिटीज की पार्टिसिपेट कर सकते हैं जाकर। आप कह सकते हैं कि ये कमिटीज के फ्रेंड, गाइड, फिलोसोफर, मेंटोर, इस रूप में सबके लिए ये काम करते हैं। काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है इनके ऊपर, ये सारी जिम्मेदारी ये लेकर के अपना पूरा संभालते हैं। समझ रहे हैं सब लोग? तो ये आपका पूरा यहाँ पर कंप्लीट कीजिएगा, ये है। उसके बाद हम लोग अपनी इंडिया की जो संसद है उसको स्टार्ट करेंगे।